आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या है? देखा सभी ने है रियल लाइफ में, लेकिन पता नहीं है कि क्या होता है। तो आज इस चैप्टर में हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो उन सब चीजों के बारे में जानने से भी पहले सबसे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए प्रकाश, जिसको हम कह देते हैं लाइट। और इसका भी आपको इंग्लिश मीनिंग पता होना चाहिए। परावर्तन को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन और अपवर्तन को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन। तो प्रकाश, लाइट क्या है? लाइट आप पूछेंगे, हम किसी भी बच्चे से पूछते हैं क्लास में तो क्या जवाब देते हैं कि लाइट वो है जो देखने के काम आती है। बहुत सही बात है, देखने के काम आती है। लेकिन देखने के काम आती है, लेकिन कैसे काम आती है, देखने से क्या होता है, कैसे चीजें दिखाई देती है, ये सब हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो उससे पहले एक चीज है जो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अंधेरे में दिखाई नहीं देता, लाइट में दिखाई देता है। इसका मतलब देखने के लिए सर्वोपरि जो चीज है वो क्या है? हमारी लाइट, यानी कि हमारा प्रकाश। ठीक। तो कोई पूछे सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में लाइट क्या है, तो लाइट कह सकते हैं कि लाइट हमारी एक फॉर्म ऑफ क्या है? एनर्जी है, या हमारी एक प्रकार की ऊर्जा है। और ये काम कैसे करती है? ये काम ऐसे करती है, हम हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे कि लाइट के दो प्रकार के नेचर होते हैं। एक होता है वेव नेचर और एक होता है पार्टिकल नेचर। ये कैसे काम करते हैं कैसे नहीं, ये हम हायर क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें लाइट के सिर्फ दो ही फिनोमिना पढ़ने हैं, एक परावर्तन और एक अपवर्तन। उसके बाद और क्या क्या विशेषताएं हैं जो लाइट के बारे में हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एक प्रकार की ऊर्जा है, एक वेव यानी जैसे पानी की लहरें आपने देखी है इस तरह से चलती है। और क्या क्या है? तो एक होती है, सब कहेंगे कि जब सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है तो हमें दिखाई देती है कि वो एक सरल रेखा में गति करती है। तो प्रकाश सरल रेखा में गति करता है, हाँ ये इसकी है। लेकिन हमेशा क्या सरल रेखा में गति करता है? नहीं, हमेशा सरल रेखा में गति नहीं करता। जब कोई ऑब्जेक्ट, उसके छोटे मोटे ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो प्रकाश उसके चारों तरफ फिर ऐसे घूमने लगता है। तो यहीं से पता चला था कि प्रकाश का सिर्फ एक सीधा चलने वाला नेचर नहीं है, प्रकाश का एक वेव नेचर भी है। कैसे है, अगेन हम इनको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी के लिए हमें इसका सिर्फ यही अध्ययन करना है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। अब प्रकाश हम किस तरीके से ले सकते हैं? या तो हम प्रकाश को एक सिंपल एक किरण की तरह ले सकते हैं कि जो एक किरण होती है। लेकिन रियल लाइफ में अगर हम देखें, सिंपल एक किरण नहीं होती, हमेशा हमारे पास होती है बंच ऑफ किरण, यानी बंच ऑफ रेज ऐसे होती है। तो जो पूरी बहुत सारी जो किरण होती है जब एक साथ होती है, उनको हम बोलते हैं पुंज, यानी प्रकाश पुंज। और जब एक किरण यानी सिंगल एक को हम लोग कंसीडर करते हैं, उसको बोलते हैं हम किरण। तो इसी से हम अपना चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो अभी तक हमने जाना, क्या जाना हमने कि जो हमारा परावर्तन है अपवर्तन है, हमें उसके लिए किसकी जरूरत है? लाइट की जरूरत है। फिर पूछे लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, दो तरीके से बिहेव करती है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। और अगर एक ही उसकी बात करें तो उसको किरण कहते हैं, और अगर बंच पूरा पूरी बहुत सारी प्रकाश की किरण आ जाए तो हम उसको प्रकाश पुंज कहते हैं। और हमारी कौन सी वो काम आएगी इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, इसकी विशेषता ये कि प्रकाश एक सरल रेखा में गति करता है। कैसे करता है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये तो सबको पता लग ही गया कि परावर्तन होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? प्रकाश की। लेकिन कैसे? कैसे प्रकाश का परावर्तन होता है? क्यों चाहिए प्रकाश? सिंपल सी एक चीज है। हम रियल लाइफ में मान लो ये कोई हमारा एक ऑब्जेक्ट है, अंधेरा है यहाँ, तो ये जो पड़ा ऑब्जेक्ट है ये दिखाई नहीं देगा। अचानक से यहाँ पर एक लाइट पड़ती है, वो जो हमें किरण पड़ती है यहाँ पे, अगर एक आ रही है तो किरण है, अगर बहुत सारी आ रही है तो प्रकाश पुंज है। आ रही है इसके ऊपर, अचानक से हमें दिखाई पड़ती है। कैसे दिखाई पड़ती है? ये इस वक्त पर पड़ रही है और इस ऑब्जेक्ट पर ये किरणें टकरा रही हैं, प्रकाश पुंज टकरा रहा है, फिर यहाँ पर हम है, हमारी आईज है, और ये टकरा कर हमारी आंखों तक आ रहा है, हमें ये दिखाई देता है। तो यही एक सरल भाषा में समझाया, तो इसी को हम कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो क्या है, अगर मोटे मोटे शब्दों में देखा जाए कि कुछ प्रकाश की किरणें आती हैं, जिस भी वस्तु को देखना चाहते हैं उस पर टकराती है, टकराकर जो उस वस्तु को देखना चाहता है उसकी आंखों तक पहुंचती है। इसी को हम कहते हैं परावर्तन। लेकिन प्रकाश का परावर्तन होने के कुछ नियम है। क्या हमेशा प्रकाश का परावर्तन होगा? होगा तो कैसे होगा?
तो इसके कुछ नियम है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले प्रकाश का जो परावर्तन है, उसके लिए जिस भी वस्तु पर प्रकाश पड़े वो कैसी होनी चाहिए परावर्तन होने के लिए, उसका जो पृष्ठ है वो एक तरफ से कैसा होना चाहिए, पोलिश होना चाहिए, और एक तरफ से ऐसे बिल्कुल चिकना। पोलिश माने मतलब पारदर्शी नहीं होना चाहिए, उसके एक तरफ चिकना सरफेस होना चाहिए और एक तरफ पोलिश, यानी कुछ भी उसके दिखाई नहीं दे। ओपेक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। अगर पारदर्शी ऑब्जेक्ट होगा तो लाइट क्या होगी, वो तो उसके आर पार निकल जाएगी। अगर उसके आर पार निकल गई तो क्या टकरा कर हमारी आंखों तक आई? मैंने तो भी बताया कि देखने के लिए टकरा कर वापिस आनी चाहिए, और पारदर्शी से तो निकल जाएगी, आंखों तक नहीं आएगी। तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। होने हमें कैसा सरफेस चाहिए? पॉलिश सरफेस चाहिए। ये हमें कहाँ दिखता है? दर्पण में नजर आता है। सबने अपने घर में दर्पण देखा होगा और खुद को देखा होगा। हम खुद को देख पाते हैं। अब खुद को भी कैसे देख पाते हैं? प्रकाश के परावर्तन की वजह से। अंधेरा होते तो हम खुद को नहीं देख पाते, लाइट होती है तो हम दर्पण में खुद को देख पाते। दर्पण यानी कि मिरर। अब परावर्तन होने की कुछ शर्तें हैं। क्या क्या चीज है जिसकी वजह से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है? मतलब देखो, सबसे पहले इसको मान लो हम एक दर्पण मानते हैं। ये ये लाइनों का मतलब है कि एक तरफ से ये पॉलिश है। कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, ये प्रकाश की किरण आई, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं एरो से कि आई है, टकराई है इससे, दर्पण से, और जैसे ही आएगी टकरा के वापिस चली जाएगी, और यहाँ व्यूअर होगा उसको दिखाई देगी। ये होगा प्रकाश का परावर्तन। लेकिन अब इन किरणों के कुछ नाम होते हैं जो हमें पता होना चाहिए। जो ये आने वाली किरण है इसका नाम होगा हमारा आपतित किरण। आपतित किरण यानी आने वाली किरण। और ये वाली जो किरण होगी जाने वाली, इसका नाम क्या होगा? परावर्तित किरण, यानी परावर्तन के बाद जाने वाली किरण। तो जो टकराई है आके दर्पण पे वो है हमारी आपतित किरण, और जो गई है हमारी वो है परावर्तित किरण। और इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं, ये होगी हमारी इंसिडेंट रे। रे किरण को बोलते हैं और परावर्तित किरण को बोलेंगे हम रिफ्लेक्टेड रे। तो आई है, अब जब ये आई है, चाहे कैसे भी है, चाहे थोड़ी टेढ़ी आए चाहे ज्यादा टेढ़ी आए, तो यहाँ पर ना कुछ इसके ऊपर टकराएगी तो एंगल बनाएगी। एंगल यानी कि कोई ना कोई कोण बनाए। कोण का कैसे पता चलेगा? बीच में हम यहाँ इमेजिन करेंगे एक अभिलंब। अभिलंब सबको पता है, जो 90 डिग्री का कोण होता है। इसके और इसके बीच में कोण बनेगा। ठीक है, और इस कोण को हम बोलेंगे कौन सा कोण? आपतित कोण। और इसको हम एंगल आई से लिखेंगे। इंग्लिश के वर्ड यूज होते हैं, यानी इंसिडेंट रे थे तो इंसिडेंट से ही बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फिर नीचे 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 जाने वाली किरण भी किसी एंगल से जाएगी, उसको बोलेंगे हम परावर्तित परावर्तित कोण। यानी दो एंगल आएंगे यहाँ पर, कौन कौन सा? एंगल आई और एंगल आर। तो परावर्तन होने के लिए पहली शर्त क्या है? जो जिस जैसे आपकी किरण आई थी वैसे के वैसे चली जाएगी। वैसे के वैसे मतलब जितने एंगल से आई होगी, या जितने कोण से आई होगी, या जितनी टेढ़ी आई होगी, उतनी ही वो वापस चली जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? जो हमारा एंगल आई होगा, यानी आपतन कोण होगा, वो बराबर क्या होगा? परावर्तन कोण के। इसको आप घर पे भी शीशे के आगे खड़े होकर टॉर्च लेके देख सकते हो। पहले आप सीधे खड़े हो तो पीछे कोई दीवार होगी, तो जो पुंज होगा आपको जो टॉर्च का होगा, वो, मान लो आप खड़े हो शीशे के सामने ऐसे खड़े हो, आप ऐसे टॉर्च मारोगे तो पीछे कोई दीवार है, आपको यहीं पर टॉर्च का पुंज नजर आएगा। आप थोड़ा टेढ़े होकर मारो इसके ऊपर, ऐसे करोगे तो आप जितने टेढ़े खड़े हो ना, उतने ही टेढ़े आपको दीवार पर इसका पुंज नजर आएगा। आप थोड़ा सा फिर और होके देखो तो आपको और टेढ़ा नजर आएगा। तो आप घर पे भी इसको करके देख सकते हो। तो तो पहली शर्त तो ये है कि जो आप एक आने वाली किरण होगी आपतित किरण, जाने वाली परावर्तित किरण, और जितने कोण से वो आएगी उतने ही कोण से जाएगी। पहला तो यही है हमारा। तो जो यहाँ पर लिखा हुआ, उसके बाद होता है कि आपतित किरण आपतन कोण पर अभिलंब परिवर्तित किरण सभी एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल का क्या मतलब है? कि ये और ये, मतलब कोई भी स्पेस होता है वो 3D स्पेस होता है। तो आप इसको ये मानो कि अगर ऐसे ये बिल्कुल ऐसे एक ही साथ होंगे, ऐसे आगे पीछे नहीं होंगे, एक ही तल पर, मतलब सीधे होंगे ये। 3D में मतलब एक ही एक्सिस पर होंगे, एक्स वाई जेड किसी और एक्सिस पर नहीं होंगे। तो दो शर्तें होंगी। एंगल
जो हमारा आपतित आपतित कोण है और परावर्तित कोण है वो बराबर होने चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए, ये तीनों है एक ही तल पर ये आगे और पीछे नहीं होनी चाहिए, ये बराबर होनी चाहिए। ये होगा तो प्रकाश का परावर्तन होगा। और रियल लाइफ में जो हमने सबने देखा है, वो देखा है एक समतल मिरर। सबके घर में जो मिरर है वो किस तरह का दर्पण है, किस तरह का मिरर, समतल है। समतल कैसे, यहाँ से ये बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल आपको ऐसे इसके अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देगा, बिल्कुल प्लेन मिरर। जो व्यक्ति इसके सामने खड़ा होता है उसको हूबहू वो इसमें दिखाई देता है। अब कैसे दिखाई देता है, सबसे पहला तो आपको ये कहेंगे कि अभी अभी आपने सीखा है प्रकाश के अपवर्तन की वजह से दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है, मान लो ये व्यक्ति है, अब सूर्य का प्रकाश तो हर जगह, अगर कोई रूम में है तो रूम की लाइट है इस व्यक्ति के ऊपर पड़ रही है। ये लाइट है, इस पे से जाके टकरा रही है, इस मिरर में टकरा रही है, इस मिरर में टकरा रही है। और अगर ये सीधी जा रही है एक रे, तो जैसे जा रही है टकरा के जिस एंगल से जाएगी उसी एंगल से वापस आ जाएगी। ये हमारा इसका नियम है। फिर हम एक और रे लेंगे, एक और पुंज लेंगे, वो भी जाके टकराएगी, जितने एंगल जाएगी उतने एंगल से टकरा कर वापस आ जाएगी। तो एक मिनट, इसको एक ही रे लेते हैं। दोबारा से देखते हैं इसको, एक बार। तो देखो यहाँ पर आएगी किरण, यहाँ पर जैसे जाएगी जाएगी और हूबहू टकरा कर वापिस आ जाएगी। और एक और किरण लेते हैं। अब वो तो मिरर पर कहीं पर भी टकराएगी ना, जाके जो सीधी गई वो सीधे टकरा कर आ गई। मान लो कोई किरण यहाँ है, जितने एंगल से जाएगी उतने एंगल से वो वापिस आ जाएगी। अब कोई भी प्रतिबिंब मिलने के लिए इन किरणों का मिलना जरूरी होता है। अब ये ऐसे जाकर चली गई, ऐसे जाकर यहाँ तो नहीं मिलेगी, रियल वर्ल्ड में तो नहीं मिलेगी। जहां ये याद रखना है कि कोई भी वस्तु का जो प्रतिबिंब यानी उसकी इमेज जो दिखाई देती है, उसके लिए किरणों का मिलना जरूरी है। अब देखो ये सीधी जा रही है, ऐसे जा रही है, रियल वर्ल्ड में तो ये नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी। तो क्या मिरर के पीछे मिल सकती है, हाँ। अगर हम इसको पीछे खींच के देखें, ये ऐसे जाएगी और ये ऐसे जाएगी, जिस पॉइंट पर जाएगी यहाँ जाएगी, तो यहाँ पर हमें जो इसके सिर है ये हूबहू यहाँ पर दिखाई देगा। तो ऐसे ही पूरा मान लो ये है, ये हिस्सा इसका, ये यहाँ टकराया, टकराया, टकरा कर वापस आ गया। दूसरी कोई थी, गई टकरा कर वापस आ गई। अब इसको पीछे खींचने की कोशिश करते, ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो यहाँ पर इसकी लेग्स बन जाएगी। तो कहने का मतलब जितना वो इंसान था, जितनी उसकी हाइट थी, उतने का उतना प्रतिबिंब बनता है। अब यहाँ से क्या सीख मिलती है, पहला जो समतल मिरर में प्रतिबिंब बनता है वो होता है हमारा कैसा, आभासी। आभासी यानी कि वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब क्या, क्या ये रियल वर्ल्ड में मिला है, रियल वर्ल्ड तो ये था जहां इंसान था, यहाँ मिला नहीं मिला। कहाँ मिली, जहां मिरर था, मिरर के अंदर, यानी कि वास्तव में तो वो नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब जो इमेज बनेगी, आती है पेपर में ये क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण की विशेषताएं बताए, तो पहली विशेषता आप बताओगे कि जो इमेज होती है वो कैसी होती है, आभासी यानी कि विर्चुअल होती है। दूसरा क्या, जितनी दूरी पर ये व्यक्ति खड़ा होता है उतनी ही दूरी पर इस दर्पण के पीछे वो इमेज बनती है, यानी कि बराबर दूरी पर बनती है। दूसरा क्या होगा, बराबर दूरी पर बनती है, जितना इसका साइज होगा उतने ही ये साइज व्यक्ति दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या होगा, एक क्या मिलेगा हमें, बराबर साइज दिखाई दे। अभी तक तीन क्या पड़ी, आभासी यानी कि रियल वर्ल्ड में नहीं मिल रही, दर्पण के पीछे मिल रही है। दूसरी क्या, बराबर दूरी पर। मान लो ये यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा था, तो दर्पण के पीछे कितनी दूरी पर इमेज बनेगी, 10 मीटर की दूरी पर। और दोनों के बीच का जो फासला हो गया वो कितना हो गया, 20 मीटर्स। और यहाँ से एक क्वेश्चन भी आता है, अभी एक क्वेश्चन आता है पेपर में, आपकी बैक एक्सरसाइज में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा। वो देगा कि मान लो ये प्लेन मिरर है, समतल मिरर है, कोई व्यक्ति इसके सामने खड़ा हुआ है, वो 20 मीटर की दूरी पर खड़ा हुआ है, कहाँ से, दर्पण से। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, देखो जो ये होता है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, जो व्यक्ति, उसको हम बोलते हैं बिंब। और जो इमेज बनती है उसको बोलते हैं हम प्रतिबिंब। प्रति का मतलब वैसे भी कॉपी होते हैं, नहीं, बिंब की जो कॉपी बनी है वो प्रतिबिंब। तो ये था हमारा प्लेन। तो कहते हैं कि जो प्रतिबिंब, और पहले तो बोलेंगे कि प्रतिबिंब और जो वो बिंब है उसके बीच की दूरी बताइए।
तो उसके लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये और जहां प्रतिबिंब बनेगा वो सेम डिस्टेंस पर बनेगा। तो ये भी बनेगा तो कितनी दूरी पर बनेगा, 20 मीटर। तो टोटल तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। दूसरा पूछेगा कि प्रतिबिंब की मिरर से दूरी बताइए, यहाँ पर 40 मीटर लिखने की गलती मत करना। तो मिरर और प्रतिबिंब के बीच की दूरी तो कितनी होगी, 20 मीटर। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या क्या विशेषताएं पढ़ी कि पहली जो इमेज बनेगी आभासी बनेगी, बराबर दूरी पर बनेगी, बराबर साइज पे बनेगी, और कैसे बनेगी वो आप ध्यान रखिए। उसके बाद हमारा क्या आता है, ये तो था पढ़ा हमने किसके बारे में, समतल दर्पण के बारे में। हाँ, एक और इसका आता है, उसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तित। पार्श्व परिवर्तित भी पूछते हैं पेपर में। पार्श्व परिवर्तित क्या होता है, पार्श्व परिवर्तित होता है, देखो इसको हम लेटरल इन्वर्जन भी बोलते हैं। मान लो कोई व्यक्ति खड़ा, आप खुद मिरर के, जब मैं पढ़ा रही हूँ अपने सामने एक छोटा मिरर आप रख सकते हैं। ये मान लो आपका राइट हैंड है, मिरर में भी आप इसको ऊपर करके देखिए, जो मिरर में व्यक्ति दिखेगा वो भी आप इसको ऊपर करते हुए दिखेगा। आप खड़े होके देखिए, ये आपका राइट हैंड है, यानी आपका दायां हाथ है। जो मिरर में व्यक्ति खड़ा होगा क्या उसका भी दायां हाथ है, नहीं, उसका वो कौन सा होता है, उसका वो होता है बायां हाथ। और आपका बायां हाथ उसका कौन सा होता है, दायां हाथ। तो इसको ही हम कहते हैं पार्श्व परिवर्तित यानी लेटरल इन्वर्जन। आप इसको एग्जाम्पल से या डायग्राम के थ्रू पेपर में भी बना सकते हैं। एक तो पढ़ा हमने किसके बारे में, अभी पढ़ा हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में, उसके नियम के बारे में, आपतित किरण, परावर्तित किरण, और हमारा था ये समतल दर्पण। इसके बाद हमारे दर्पण आते हैं, कौन से दर्पण, गोलीय, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं, पढ़ते हैं। देखो नाम ही जैसा बता रहा है, क्या, गोलीय दर्पण यानी कि स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। अब गोलिया देखो, नाम लिखा होगा गोलिया, गोलिया यानी कि गोला। गोला क्या होता है, आपने बॉल देखी होगी, गेंद देखी होगी, यानी गोला, कोई भी गोला। तो यानी कोई भी दर्पण जो किसका किसके जैसा दिखता होगा, गोले की तरह। आप गोले की तरह कहोगे, गोले की तरह मिरर कैसे दिखेगा। देखो दर्पण का काम क्या है, दर्पण का काम है परावर्तन कराना, यानी कि कोई पृष्ठ होगा, पृष्ठ यानी आपके पास कॉपी है, जो उसका पेज होगा, जो आपके सामने होगा, जिस पर आप लिख रहे होंगे, वो उसका एक पृष्ठ है। यानी कि मान लो ये एक बॉल है, तो ये सारा का सारा इसका पृष्ठ है। यानी तो गोलीय दर्पण क्या होगा, वो ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है। देखो अब अगर अगर इसको हम दर्पण माने तो कोई भी चीज टकराएगी तो यानी परावर्तन, परावर्तन करेगी तो यानी कि परावर्तन पृष्ठ। तो इस हिस्से पे करें, तो जिसका परावर्तन पृष्ठ कैसा होगा, गोल होगा, उसको कहेंगे गोलीय दर्पण। इधर से करो, जिसका परावर्तन पृष्ठ गोल होगा, कहीं से भी देख लो तो गोल नजर आएगा। तो जिसका परावर्तन पृष्ठ गोल होगा उसको कहेंगे हम गोलीय दर्पण। अब ये गोलीय दर्पण दो तरह के होंगे हमारे, कैसे कैसे होंगे, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल को हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वेक्स मिरर, और इसको कहते हैं हम कनकेव मिरर। अब ये कैसे काम करते हैं, अब कहोगे ये दर्पण कैसे हो गए, तो पूरा गोल, हमने कहा था एक जो पृष्ठ है वो तो पॉलिश होना चाहिए। तो दर्पण बनाने के लिए गोल, पूरा गोल दर्पण नहीं होता, जो दर्पण होता है वो उस गोले का भाग होता है, यानी कि उसका जो एक पृष्ठ है वो गोल होना चाहिए। देखो ये इतना हिस्सा अगर गोल है, अगर हम इसको ऐसे बीच में से काट ले, काट लिया हमने, तो इस तरह से गोल है ये। तो इसका इधर वाला जो सरफेस रह जाएगा, अब गोला अंदर से खाली होता है, खोखला होता है, मैं समझना कि ऐसे बनेगा ये, खाली होगा तो कट के हमने ऐसे निकाल लिया इसको। तो जो परावर्तक लाइट हम चाहते हैं इस हिस्से पर टकराए, ये वाला हिस्से पर टकराए, जो एक गोल है, ये परावर्तक पृष्ठ है। और जो दूसरा हिस्सा होगा उसको हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें पॉलिश करना पड़ेगा, यानी हमें इसको ओपेक बनाना पड़ेगा, यानी अपारदर्शी बनाना पड़ेगा, लाइट आर पार इसके ना जाए। तो जो ये वाला भाग होगा, जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है, जो बाहर की तरफ उभरा हो, जैसे चम्मच हो, चम्मच का बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा होता है, वो होता है हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। अब यूं ही हम इसको उल्टा इस तरफ से काट ले, यहाँ ऐसे रख ले, या इसी को उल्टा कर दे, यानी अब हमने कर दिया ऐसे। तो हम चाहते हैं परावर्तक पृष्ठ ये वाला ना हो, परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला हो, ये वाला अंदर वाला। तो यानी बाहर वाले हिस्से को क्या करना पड़ेगा फिर, पॉलिश करना पड़ेगा। तो यानी इस हिस्से पर हम लाइट को टकराना चाहते हैं। अब ये अंदर से अंदर की ओर धसी हुई है,
तो इस वाले दर्पण को हम कहते हैं कौन सा, अवतल दर्पण। यही पहचान है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की तरफ उभरा हुआ हो वो है उत्तल दर्पण, जिसका अंदर की तरफ धसा हुआ होता है, अंदर गया हुआ होता है, वो होता है हमारा अवतल। आप हूबहू अपने हाथ को भी बेंड करके देख सकते हैं। जो आपका अंदर वाला हिस्सा होगा वो आपका अवतल है, और जो बाहर वाला हिस्सा होगा जहां पर नेल्स है वो होगा आपका उत्तल। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब बारी आती है ये परावर्तक पृष्ठ। अब इनके अंदर भी दिखाई, जैसे हमें समतल दर्पण में चीजें दिखाई देती हैं, इनके अंदर भी चीजें कैसे दिखाई देंगी। अब ये भी लाइट्स आएगी टकराएगी, कुछ ना कुछ तो इनके अंदर भी दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, अब ये ऐसे मुड़े हुए हैं, वो ऐसे सीधा था, तो जो प्रतिबिंब बनेंगे उसमें बदलाव हो सकता है, उसमें अलग हो सकता है। हाँ, ये बात सही, इनमें प्रतिबिंब अलग तरह के बनते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब अलग तरह के बनते हैं। तो इनमें देखेंगे कैसे बनते हैं। तो आइए गोलीय दर्पण के अन्य भागों के बारे में जानते हैं। पहले रिकॉल करिए कौन सा दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ अंदर वाला है, ये वाला पृष्ठ इसका पोलिश है। और ये वाला बताइए कौन सा है। इसका परावर्तक पृष्ठ ये है। हाँ, ये वाला है, मैंने बनाया है, ये वाला बनाया है अवतल दर्पण। और ये बनाया है उत्तल दर्पण। अब इसके अन्य भाग, अब जैसे कि हमने समझा था कि इसको हमने गोले के भाग से काटा हुआ है। इमेजिन करिए ये गोला, ये ऐसे पूरा एक गोला होगा, तो इसका कोई ना कोई केंद्र भी रहा होगा। तो जो इसका केंद्र होगा, जैसे वृत्त होता है उसका एक केंद्र होता है, तो जो इसका केंद्र होगा एक्चुअली इस दर्पण का भाग नहीं है, दर्पण से बाहर की ओर है, लेकिन है तो जो इसका बाहर की ओर भाग बनता है, अ, केंद्र बनता है, उसको हम डिनोट करते हैं सी से, और उसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। और इसके जो सेंटर में वो बिंदु जो इस दर्पण का ही भाग है लेकिन इसके सेंटर में, उसको हम बोलते हैं क्या, ध्रुव। और इसको हम डिनोट करते हैं पी से। अब जैसे ये केंद्र बिंदु था इस दर्पण का, मतलब जिस गोले से इसको काटा गया था उसका केंद्र बिंदु था। अब इस बिंदु से दर्पण के किसी भाग तक की जो भी दूरी होगी उसको हम क्या कहेंगे, त्रिज्या। वैसे भी जो वृत्त का केंद्र होता है और वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो खींची गई रेखा होती है उसको हम क्या ही कहते हैं, उसको हम कहते हैं त्रिज्या। और इसको हम डिनोट करेंगे किससे, आर से। तो अगर हम इस बिंदु को मिला दें, यानी केंद्र बिंदु को और ध्रुव को हम मिला दें, ऐसी एक सीधी रेखा जो यानी केंद्र बिंदु और ध्रुव को मिलाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, मुख्य अक्ष। तो तीन बिंदु जो, ऐसा बिंदु जो केंद्र बिंदु है लेकिन इसी दर्पण का भाग है, वो होगा हमारा ध्रुव। और जो एक वर्चुअलिटी में यानी इसका भाग नहीं है, बाहर की ओर है, वो होगा इसका केंद्र बिंदु। और केंद्र बिंदु से ध्रुव के बीच की दूरी होगी हमारी क्या, इसकी त्रिज्या। ऐसे ही हमारे इसका होगा, इसके ऊपर इसका जो सेंटर होगा वो होगा हमारा पी, यानी कि ध्रुव। अब ये भी किसी न किसी गोले का भाग रहा होगा। अब इसके याद रखना, जो अ, अवतल दर्पण होता है उसका केंद्र उसके सामने की तरफ होता है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, तो इसका जो केंद्र बिंदु आएगा वो पीछे की तरफ, क्योंकि गोला पीछे की तरफ पूरा होगा। तो जो इसका केंद्र बिंदु आएगा वो इसके पीछे की तरफ आएगा, यानी कि सी। और इन दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे, अभी बताया मैंने, रिकॉल कीजिए। यस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, वो क्या होगा हमारा, फोकस। अब फोकस ऐसा वर्ड है, सबने सुना होगा, टीचर्स भी क्लास में सारा दिन बोलते रहते हैं पढ़ाई पे फोकस करो। फोकस, फोकस यानी एक ही जगह पर केंद्रित करना, एक ही जगह पर केंद्रित करना, यानी कि अब देखो इस पे, इससे प्रकाश की जो किरणें होंगी टकराएंगी। अब जो प्रकाश की किरणें होंगी वो टकराएंगी, टकराएंगी एक बिंदु पर कहीं ना कहीं टकराएंगी। एक मिनट नीचे बनाते हैं इसको। मान लो ये हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये हमारा सी है, और ये हमारा पी है। तो मान लो कोई भी किरण आएगी, आएगी टकरा के जाएगी, कोई भी किरण आएगी टकरा के जाएगी। तो जिस बिंदु पर ये मिलेंगी सारी किरणें, उस बिंदु को हम कहते हैं
फोकस बिंदु, और उसको हम डिनोट करते हैं एफ से। यही तो बोला, जहां पर सब कुछ केंद्रित हो जाए उसको बोलते हैं एफ। तो हर जो अलग अलग दर्पण होंगे, अलग अलग साइज के होंगे, सबका जो फोकस बिंदु होगा वो अलग अलग होगा। तो इस फोकस बिंदु को डिनोट करेंगे एफ से, स्मॉल एफ से। और एफ से पी तक की जो दूरी होगी उस दूरी को हम बोलेंगे क्या? फोकस दूरी। अब ये देखो, अब मैंने इसको दूर से बनाया, इसका मतलब जो एक किरणें हैं, ये अनंत से आ रही है, अनंत से आई बहुत सारी किरणें और उसको एक ही जगह पर केंद्रित कर दिया। तो इसको हम कौन सा दर्पण भी कह सकते हैं? इसको हम कन्वर्जिंग भी कह सकते हैं, यानी कि जो सब किरणों को एक ही जगह पर एकत्रित करता है। वही जब हम बनाएंगे कौन सा? उत्तल वाला। अब इसकी आएंगी, किरणें आएंगी, वो टकरा के चली जाएंगी। अब देखो रियल वर्ल्ड में क्या ये कहीं पर मिल रही हैं? ये नहीं मिल रही हैं। अब अगर इसको, अभी जब हम प्लेन मिरर, मैंने आपको समझाया था, मैंने कहा था कि कोई भी प्रतिबिंब बनने के लिए किरणों का मिलना जरूरी है। रियल वर्ल्ड में यहाँ नहीं मिलेंगे तो इसके पीछे मिलेंगे, तो इसको पीछे मिलाने की कोशिश करते हैं। जिस बिंदु पर ये मिलेंगे वो होगा इसका फोकस बिंदु, यानी कि एफ। तो फोकस दूरी। अब फोकस बिंदु अलग अलग दर्पण का हम कैसे निकाल सकते हैं? अब ये थी देखो सी, ये थी इसकी सी, और ये था इसका पी। सी और पीच के भी जो दूरी थी हमने कहा वो होती है त्रिज्या। और ये आपने हमेशा याद रखना है कि जो त्रिज्या होती है ना वो डबल होती है किसके? फोकस दूरी के। यानी कि ये और ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो एफ और पी के बीच की दूरी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। और इसीलिए जो हमारा ये अवतल दर्पण होता है, देखो इन्होंने अनंत से आने वाली को एक जगह पर मिला दिया, इसको कन्वर्जिंग दर्पण कहते हैं, यानी एक जगह पर इकट्ठा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। और जो ये उत्तल है हमारे, इसने क्या किया देखो, आई और उस दिशा में फैला दी गई, मतलब दूर दूर तक फैला रहा है। यानी इसको हम डाइवर्जिंग, यानी कि प्रकाश को फैलाने वाला दर्पण कहते हैं। ठीक है, इसको हम कौन सा कहते हैं? इसको हम कहते हैं कन्वर्जिंग, और इसको हम कौन सा कहते हैं? डाइवर्जिंग। और इसको आप रियल लाइफ में भी करके देख सकते हो। आप क्लास में होंगे, अपने टीचर को बोलिए आपको अवतल दर्पण दिखाएंगे, और जैसा कि मैंने अभी समझाया वो अंदर की तरफ जैसा हो, तो आप सब लोग पहचान भी पाएंगे। तो आप क्या करेंगे? अब एक और आप क्या कर सकते हैं? एक और हमने इसके बारे में पढ़ना है, ये हमारा था उत्तल अवतल दर्पण। ये बनाना जरूरी है जिससे पता लग जाए इसका परावर्तित विचंद्र वाला। जो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होती है? उसको हम कहते हैं क्या? द्वारक, या इंग्लिश में हम उसको कहते हैं अपर्चर। अब ये क्या होता है? अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक, अगेन इसको आप एक इमेजिन करो कि किसी गोले का भाग था, यहाँ पर केंद्र था। यहाँ से यहाँ तक की अगर त्रिज्या हो गई, कि केंद्र से लेकर किसी एक बिंदु तक के बीच की दूरी होती है, लेकिन जो गोला होता है, यानी कि वृत्त मान लो चाहे, वृत्त के किसी दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम व्यास कहते हैं ना। तो इसका जो अपर्चर होता है, यानी जो इसका द्वारक होता है, वो किसके बराबर होता है? जो जिस गोले का ये दर्पण भाग रहा होगा, जो उसका व्यास था। तो लेकिन ये हमारे कैसे काम आएगा? हो सकता है कोई हमें एक न्यूमेरिकल दे दिया जाए, उसमें ना हमें फोकस दूरी दी जाए, ना हमें उसमें त्रिज्या दी जाए, और ये व्यास दे दिया जाए, यानी इसका अपर्चर दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल कह दिया जाए कि जो अपर्चर है ये 40 सेंटीमीटर है। तो इससे हमें फोकस दूरी और ये सब कैसे निकाल सकते हैं? ये इसका सी है और ये इसका एफ होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी दे दी है कितनी? 40 सेंटीमीटर। अभी पता है ये किसके बराबर है? व्यास के बराबर है। तो जो इसका आर होगा वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। तो इस जो मिरर है इस दर्पण की, यहाँ सी से लेके यहाँ तक 20 आ गई। फिर एफ कैसे निकाल सकते हैं वो भी अभी बताया। आर इज इक्वल टू क्या होता है? टू एफ। तो R इज इक्वल टू 2F। तो R कितना है हमारा? 20 है, तो यहाँ पर 20 रख लीजिए। और
इज इक्वल टू 2f। 2 इधर आ जाएगा 10 से, और f यानी f की वैल्यू हमारी कितनी रह जाएगी, 10 सेंटीमीटर। तो इसलिए जानना जरूरी है सबके बारे में भी, अपर्चर के बारे में भी, ध्रुव के बारे में भी, वक्रता केंद्र के बारे में भी, और फोकस बिंदु के बारे में भी। तो हम फोकस का एक और तरीका है जो हम कर सकते हैं। आप अपने टीचर को स्कूल में कहिए कि वो आपको एक कनकेव मिरर देंगे। उसके बाद आपको क्या लेना है, एक पेज लेना है। ये सन है और यहाँ पर आप है, और आप एक कनकेव मिरर लीजिएगा। इस तरीके से इसको रखिएगा पेपर पे कि इसकी लाइट आए और यहाँ के यहाँ पर रिफ्लेक्ट करे। और इसको एडजस्ट करके देखिएगा बार बार, एडजस्ट करके देखिएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ आएगा, कि कहाँ पर ये एग्जैक्ट एक बिंदु की तरह दिखेगा, जहां पर एक डॉट की तरह। उसको स्टेबल करके रखता है, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि वो जलने लग गया है। इससे क्या पता चलता है कि जो हमारा ये कनकेव मिरर था, यानी कि जो अवतल दर्पण था, वो अनंत से आने वाली सूरज की किरणों को एक ही जगह पर क्या करता है, केंद्रित करता है। इस चीज को अभिकेंद्रित दर्पण भी कहते हैं। तो यहाँ पर आग लग जाएगी, धुआं उठने लग जाएगा। तो सन की रोशनी तेज होनी चाहिए और ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए। और इसके और इसके बीच की दूरी, दर्पण और इस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर वो जला, वो इस दर्पण का होगा क्या, फोकस बिंदु। और इसकी, इसको कहेंगे हम इसकी फोकस दूरी। ये आप कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट। और अगला जो पोर्शन है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।